Hello students, in this video we'll discuss chapter number 9 British policies and their impacts. बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट ब्रिटिश पॉलिसीज़ को, साथ ही साथ देखेंगे कि उनका इंडियंस के ऊपर कितना एडवर्स इफेक्ट था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब भी पॉलिसी बनाते तो उनका एक ही सोच रहती कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को मैक्सिमम फ़ायदा देना है और इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट ब्रिटिश पॉलिसीज़ एक के बाद एक आती गई और हम इंडियंस सफ़र करते गए। इंडियन इकॉनमी बिफोर द ब्रिटिश, जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए थे तब तक इंडियन इकॉनमी कैसी थी? तो जो इंडियन इकॉनमी थी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स के आने के पहले जो इंडियन इकॉनमी थी वो लार्जली रूरल इकॉनमी थी। लोग एग्रीकल्चर पे बेस करते थे। मैक्सिमम लोगों का जो डिपेंडेंस था वो किस पे ही था? एग्रीकल्चर पे ही था। मोर देन 95% ऑफ इंडियंस, लगभग 95% इंडियंस या उससे ज़्यादा जो इंडियंस थे वो कहाँ पर ही रहते थे? गांव में रहते थे, विलेजेस में रहते थे, कंट्री साइड में रहते थे। जो रेस्ट थे, मतलब 5% या लेस देन 5% जो लोग थे वो टाउन्स में रहते थे, या तो वो टाउन पॉलिटिकल कैपिटल होता था किसी किंग का। राजा जो होते थे वो एक पर्टिकुलर एरिया को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेते थे, जिसे वो अपनी कैपिटल सिटी कहते थे, राजधानी। तो या तो जो 5% या लेस देन 5% जो लोग होते थे या तो वो किंगडम की जो कैपिटल होती थी उसमें रहते थे, या हो सकता है कि वो पर्टिकुलर सिटी ए कैपिटल ना हो पर इम्पॉर्टेंट सेंटर हो ट्रेड का, इंडस्ट्री का या कॉमर्स का। तो इस पैराग्राफ से आपको एक ही बात सीखनी है कि जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे हमारी 95% से ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती थी और 5% और लेस देन 5% रहती थी अर्बन एरियाज़ में, मतलब सिटीज़ में। ट्रेडिशनल इंडियन इकॉनमी, बेटा जो इंडियन विलेजेस थे वो सेल्फ सफिशिएंट होते थे। हर विलेज में एक बार्बर होता था, हर विलेज में एक आयरन स्मिथ होता था, गोल्ड स्मिथ होता था, ठीक है, एक कॉबलर होता था, एक वॉशरमैन होता था। मतलब हर विलेज एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट था। मतलब जो विलेजर्स थे वो अपनी रिक्वायरमेंट को आसपास से पूरा कर लेते थे। स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट, तो जो इंडियन विलेजेस थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स थे। एग्रीकल्चर मेजर सोर्स था लाइवलीहुड का, मतलब मैक्सिमम लोग इंगेज होते थे किसमें? एग्रीकल्चर में। और उनका दूसरा काम हुआ करता था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। देखो बेटा, पहले ऐसे नहीं होता था कि हर फार्मर साल भर में 3 क्रॉप ग्रो करेगा, 3 क्रॉप हार्वेस्ट करेगा, ऐसे नहीं होता था। 1 या 2 क्रॉप वो ग्रो कर पाता था, क्योंकि हमारी मेजर डिपेंडेंस मानसून रेन पे थी, है ना। बारिश होगी तभी वो ग्रो कर पाते थे किसी भी फसल को, किसी भी क्रॉप को। तो इसीलिए साल भर में 3 क्रॉप लेना बहुत मुश्किल होता था। तो जो टाइम बचता था हमारे किसानों के पास, फार्मर्स के पास, उसमें वो हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, कुछ ना कुछ अपने हाथों से बनाते थे। सो जो एग्रीकल्चर था वो चीफ सोर्स था लाइवलीहुड का, सप्लीमेंटेड एंड सपोर्टेड बाय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, और उसे सप्लीमेंट करता था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो पीजेंट्स थे, पॉटर्स थे, वीवर्स थे, कारपेंटर्स थे। पॉटर्स मटके बनाने वाले, वीपर्स क्लॉथ बनाने वाले, कारपेंटर्स फर्नीचर बनाने वाले। दूसरे आर्टिशंस जैसे कि कोई स्कल्पचर्स बनाएगा, पेंटिंग बनाएगा, डांसर्स, म्यूजिशियन, क्राफ्ट पीपल, ये प्रोड्यूस करते थे जो भी रिक्वायरमेंट होती थी विलेज कम्युनिटी की। एंड सम फॉर आउटसाइड मार्केट। देखो हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए पॉटर, वीवर, कारपेंटर प्रोड्यूस करते थे। कई बार ये विलेज कम्युनिटी से भी आगे सोचकर आउटसाइड मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते थे। इनका जो डिपेंडेंस था आइटम्स पे, जो कि इनके विलेज के बाहर बने हो, वो बहुत मिनिमल था। मतलब बहुत कम चीज़ों के लिए ही इनकी डिपेंडेंस आउटसाइड विलेज पे होती थी। अदरवाइज ये सेल्फ सफिशिएंट यूनिट थे, जितनी रिक्वायरमेंट है वो एक विलेज में ही प्रोड्यूस हो जाता था। देयर डिपेंडेंस ऑन आइटम्स फ्रॉम आउटसाइड देयर विलेज वॉज मिनिमल, बहुत कम थी। एंड देयर ओनली लिंक विद द गवर्नमेंट वॉज एनुअल पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। और सरकार से भी इनका ज़्यादा लेना देना नहीं था। सरकार के पास तो सिर्फ एक कब जाते थे जब इन्हें रेवेन्यू का एनुअल पेमेंट देना होता था। रेवेन्यू काइंड और कैश दोनों में ही कलेक्ट किया जाता था। सपोज करो मैंने वीट ग्रो किया है तो मैं इन द फॉर्म ऑफ वीट भी अपने रेवेन्यू का पेमेंट, मतलब टैक्स पेमेंट कर सकती हूँ, है ना।
और हो सकता है मैं इस वीट को मार्केट में सेल कर दूं और मेरे पास कैश आ जाए, कैश में मैं एनुअल पेमेंट कर दूं रेवेन्यू का। तो दोनों ही ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल थे। राजा काइन में भी एक्सेप्ट कर लेता था एनुअल पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, और कैश में भी एक्सेप्ट कर लेता था। पर आज इंडियन गवर्नमेंट बेटा कैश में ही एक्सेप्ट करती है, काइन में एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, आपको इनकम टैक्स देना है तो वो कैश में ही होगा, गेहूँ दाल चावल में नहीं। जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो डायरेक्टली कलेक्ट करते थे टैक्स ऑफिशियल्स, किसके, रूलर्स की। ठीक है, ये कई बार ऐसा भी होता था कि इनडायरेक्टली जो ज़मींदार होते थे वो रूरल एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और फिर राजा को दे देते थे। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो काम था वो सीधे या तो टैक्स ऑफिशियल्स करते थे रूलर्स के, या इनडायरेक्टली कई बार ज़मींदार भी कर लेते थे। ये जो ज़मींदार होते थे इनकी अपनी ज़मीनें नहीं होती थी, ये टैक्स कलेक्ट करते थे रूलर के बिहाफ पे। थोड़ा पार्ट एज अ कमीशन खुद रख लेते थे, बाकी रेस्ट डिपॉजिट करा देते थे किंग की ट्रेजरी में, रॉयल ट्रेजरी में, जो राजकीय कोष होता है, खजाना होता है उसमें। तो ज़मींदार से प्राइमरली कलेक्टर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह ही जाने जाते थे। ज़मींदार वर प्राइमरली कलेक्टर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती थी? ज़मींदार के ऊपर होती थी। नाउ ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम। बेटा अब हम लोग ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम को डिस्कस करेंगे। किस टाइम फ्रेम के? 1765 टू 1793। ये जो 30 ईयर का पीरियड था, इस 30 ईयर के पीरियड में कौन कौन से चेंजेस ब्रिटिशर्स लेके आए इन द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ इंडिया, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखो, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किस किस के बीच में साइन होती है? शाह आलम टू और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किस किस के बीच में साइन हुई? शाह आलम टू, जो कि मुगल एम्परर होते हैं, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन हो जाती है। और इस ट्रीटी के थ्रू हमारी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू कलेक्शन राइट मिल जाते हैं। मतलब अब रेवेन्यू भी कलेक्ट कौन करेगी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ कहाँ से? बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से। तो रेवेन्यू कलेक्शन राइट मिले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को थ्रू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। याद रखना किस किस के बीच में साइन हुई? शाह आलम टू और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन हुई। इनिशियली जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने ज़्यादा सोचा समझा नहीं, और जो ट्रेडिशनल मेथड थी रेवेन्यू कलेक्शन की उसी को यूज़ किया शुरुआती दौर में। पर बाद में उन्हें समझ में आ गया कि भाई ये सिस्टम तो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने सिस्टम को चेंज किया। उन्होंने रेवेन्यू को फिक्स कर दिया एट अ हायर रेट। मतलब जो रेट किंग्स चार्ज कर रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम के, उससे ज़्यादा रेट पे उन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई आपको आपका क्रॉप प्रोडक्शन हो नहीं हो हमें उससे मतलब नहीं है, यू हैव टू पे दस मच % ऑफ टैक्स, इतना तो रेवेन्यू आपको देना ही पड़ेगा, जो कि बहुत ही हायर रेट पे फिक्स किया गया था। और ये भी बात उन्होंने क्या दी कि भैया जो पेमेंट होगी रेवेन्यू की, मतलब जो टैक्स कलेक्शन होगा वो सिर्फ कैश में ही होगा। पहले बेटा जो हमारे किंग्स हुआ करते थे वो कैश और काइंड दोनों में ही टैक्स पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते थे, है ना। क्योंकि राजा को पता था कि जो गेहूँ, जो वीट, जो राइस, जो ज्वार, बाजरा, मिलेट्स मेरे पास आने वाले हैं, मैं उसको मनी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जो लोग मेरे घर में हैं, मतलब जो मेरे महल में रहते हैं, पैलेस में रहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट तो इससे भी पूरी हो सकती है। पर कंपनी ने बोला नहीं, हमें तो सिर्फ कैश ही चाहिए। तो अब प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमारे फार्मर्स को आदत थी बेटा कि वो काइंड में भी पे करते थे। सपोज़ करो मैंने वीट ग्रो किया है तो मैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स वीट दे दूंगी, जिसने राइस ग्रो किया है वो किंग को राइस दे देगा। तो ऐसे चलता था। तो सिर्फ क्या बोले ब्रिटिशर्स? कैश में चाहिए। क्योंकि रेवेन्यू पेमेंट सिर्फ कैश में हो रहा था, तो जो हमारे पेजेंट्स थे उन लोगों ने कैश क्रॉप ग्रो करना चालू कर दी, जैसे जूट, कॉटन, शुगर कैन, क्योंकि ये ईजिली मार्केट में सेल हो जाती थी। और जितना इजीली सेल हो जाएगी उतना इजीली आप कंपनी को पे कर दोगे रेवेन्यू। सो सिंस रेवेन्यू पेमेंट हैड टू बी पेड इन कैश, रेवेन्यू पेमेंट कैश में पे करनी थी, तो जो हमारे किसान थे उन्होंने कैश क्रॉप ग्रो करना चालू कर दिया, जैसे जूट, कॉटन, शुगर कैन, विच कुड बी सोल्ड फॉर रेडी कैश। आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाती थी, मार्केट में जाके बेचो, जल्दी से बिक जाती थी, कैश मिल जाता था। तो इस वजह से जो प्रोडक्शन था फूड क्रॉप्स का, जैसे वीट और राइस, ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया, शार्पली ड्रॉप्ड। ओके, क्योंकि अब हर किसान रेवेन्यू पेमेंट करना चाहता है कैश में, कि उसकी तो मजबूरी है उसे कैश में करना है, तो वो अब ऐसी क्रॉप को ग्रो कर रहा है जो मार्केट में इजीली सेल हो जाती है। मार्केट में इजीली सेल हो रहा था जूट, कॉटन, शुगर केन, क्योंकि इंग्लिश को इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो इस वजह से जो हमारे वीट और राइस का प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा गिर गया, और इस वजह से शॉर्टेज हो गई फूड की,
फूड सप्लाईज़ की, सेमी स्टारवेशन कंडीशन आ गई, भूखमरी। स्टारवेशन क्या होता है? भूखमरी, मतलब लोग भूख से मरने लग गए, व्हीट और राइस का प्रोडक्शन इतना कम हो गया। और बेटा जो मेथड्स थी रेवेन्यू कलेक्शन की, जो कंपनी ऑफिशियल्स यूज़ करते थे या उनके एजेंट यूज़ करते थे, बहुत ऑप्रेसिव थी, बहुत ज़्यादा क्रूअल थी, अत्याचारी नीतियों को ये यूज़ करते थे किसके लिए? रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। लोगों को एक तरीके से हैरास ही करते थे जब ये रेवेन्यू कलेक्ट करने जाते थे। कई बार अगर रेनफॉल ना हो, रेन फेल हो जाए, बच्चा हमारा ही जो कंट्री है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट की कंट्री है, तो यहाँ पर रेनफॉल डिसाइड कर पाना कि हर साल इतनी ही रेन होगी, ये कोई आसान काम नहीं है। कई बार रेनफॉल एक्सेस अमाउंट में हो जाती है, कई बार होती ही नहीं है, कई बार बहुत कम होती है। तो अगर रेन फेल हो जाए, बारिश हुई ना, तो पीजेंट्स को बोरो करना पड़ता था पैसा एट अ हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मनी लेंडर्स। क्योंकि देखो, पहले जो हमारे किंग्स हुआ करते थे वो क्या कहते थे, अगर किसी साल क्रॉप फेलियर हो जाए तो वो टैक्स अमाउंट को वेव कर देते थे कि भाई आप टैक्स ना पे करो क्योंकि आपके पास कुछ हुआ ही नहीं है। पर ब्रिटिशर्स के साथ तो ऐसा नहीं है, आपको टैक्स तो कंटिन्यू पे करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, इनकी ज़मीनों को बचाने के लिए मनी लेंडर से पैसा उधार ले लेते थे कि भाई हमें रेवेन्यू पे करना है, मतलब हमें टैक्स का पेमेंट करना है, तो आप हमें उधार दे दो। और वो जो मनी लेंडर होता था वो भी बहुत दुष्ट होता था, वो हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था हमारे पीजेंट्स से। इस पीजेंट की मजबूरी थी कि अगर रेवेन्यू नहीं दिया तो हमारी ज़मीनें हमसे ले ली जाएंगी, तो वो बेचारा उधार ले लेता। कुछ केसेस में तो वो मॉर्टगेज कर देते। मॉर्टगेज करने का मतलब होता है गिरवी रख देना। और सेल ऑफ देयर लैंड्स, कई बार उन्हें रेवेन्यू पेमेंट के लिए अपनी ज़मीनों को बेचना पड़ जाता, कभी कभी अपनी ज़मीनों को गिरवी रखना पड़ जाता। गिरवी मीन्स वो क्या होता है कि सपोज़ करूँ मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट आई, मैं आपके पास आया, आपसे बोला 10,000 रुपये दे दो, तो आपने बोला ऐसे कैसे दे दें मैम, आप हमें कुछ दे दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, ये 21-22 हज़ार का लिया था मैंने, अभी तुम रख लो इसको, और जब मैं आपको 10,000 रुपये दे दूँगी तो आप मुझे मोबाइल वापस दे देना। तो बोलते वेरी गुड, क्योंकि उनका तो फ़ायदा है ना बेटा, उनको लोन देना पड़ रहा है सिर्फ 10,000 का, पर उनको के पास जो आइटम आ रहा है वो है 20,000 का। अब अगर मैं अपना पेमेंट नहीं कर पाई, आपको 10,000 रुपये ड्यू डेट पे नहीं पे कर पाई, तो आप मेरा मोबाइल सेल कर सकते हैं, आपको पूरी अथॉरिटी है। तो रेवेन्यू पेमेंट के लिए कई बार हमारे किसान ज़मीनों को बेच देते, कई बार उन्हें गिरवी रख देते, मॉर्टगेज कर देते। अब हम देखेंगे बंगाल फेमाइन ऑफ 1770। बेटा 1770 में बंगाल में फेमाइन आई, ये बहुत ही टेरेबल फेमाइन थी, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में इससे बुरी फेमाइन तो कोई थी ही नहीं। बेटा ये जो वर्ड है फेमाइन, इसका मीनिंग क्या होता है? अकाल पड़ना, मतलब खाने के लिए कुछ ना होना, पीने के लिए कुछ ना होना, भूख से लोगों का मरना, इसे क्या कहते हैं? फेमाइन। तो अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री की फेमाइंस की, टेरेबल फेमाइंस की बात करें, तो ये बहुत ही टेरेबल फेमाइन थी जिसने पूरे कंट्री साइड को बर्बाद करके रख दिया। जो बंगाल फेमाइन थी 1770 की, वन ऑफ द मोस्ट टेरेबल फेमाइंस इन ह्यूमन हिस्ट्री में आई अब तक की, अकाल या अब तक की फेमाइन में मोस्ट टेरेबल थी, ठीक है, जिसने पूरे गांव को तबाह करके रख दिया, डिवास्टेट करके रख दिया। 1/3 पॉपुलेशन जो थी वो पेरिश्ड कर गई, भूख से मर गई। जो कंपनी का रेवेन्यू कलेक्शन था वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ। और यहाँ पर कंपनी को भी एक सेटबैक लगता है, पर फिर भी कंपनी लोगों के लिए कुछ नहीं करती, बस इसी बात का रोना रोती रहती है, ओ माय गॉड मुझे तो रेवेन्यू कलेक्शन इस ईयर हुआ ही नहीं। तो एक बात याद रखेंगे कि भाई बंगाल फेमाइन किस ईयर में आई थी? 1770 में आई थी। ये कैसी फेमाइन थी? बहुत ही टेरेबल फेमाइन थी इंटायर ह्यूमन हिस्ट्री की, इसने पूरे कंट्री साइड को ख़त्म कर दिया, 1/3 पॉपुलेशन पैरिश कर गई। और जो कंपनी का रेवेन्यू कलेक्शन था उससे भी एक मेजर सेटबैक मिला। नाउ यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ब्रिटिशर्स हमसे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसका यूज़ कैसे करते थे? तो देखो, जो लार्ज शेयर होता था रेवेन्यू का, जो टेरिटरी से कलेक्ट किया जाता था, जो ब्रिटिशर्स ने जीत ली थी, है ना, वो किसको पे कर दिया जाता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज होम चार्जेस। तो भाई लार्ज शेयर, बेटा 1767 से तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये फिक्स कर दिया था कि कंपनी को एनुअली 4 लाख पॉन्ड्स तो देने ही पड़ेंगे। देखो मैक्सिमम अमाउंट जो टैक्स के फॉर्म में हमारी कंपनी कलेक्ट करती थी
वो किसको चला जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चला जाता था एज होम चार्जेस। और 1767 से तो कंपनी ने फिक्स कर दिया, कंपनी ने नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि कंपनी को 4 लाख पाउंड तो देने ही पड़ेंगे। किसने फिक्स किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिक्स किया। देगा कौन? कंपनी। कितना देगी? 4 लाख पाउंड देगी। और कलेक्ट कहाँ से करेगी? हम गरीबों से, इंडियंस से, है ना, जिनकी कंडीशन वैसे ही ख़राब कर रखी थी इन लोगों ने। जो रेवेन्यू था बंगाल से, जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, उसका यूज़ करती थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिलिट्री में, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, उनकी सैलरीज वगैरह पे करने के लिए, अपनी मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए। इट वॉज यूज टू फाइनेंस द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। और कंपनी इंडिया से जो जूट, कॉटन, इंडिगो लेती थी, तो इसके लिए पहले उन्हें बुलियंस मंगवाने पड़ते थे इंग्लैंड से, कि इंग्लैंड से गोल्ड और सिल्वर आएगा, फिर वो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के बदले में कॉटन, जूट, इंडिगो, स्पाइसेस लेंगे। पर अब उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब उन्हें इंग्लैंड से कोई बुलियंस, गोल्ड, कोई सिल्वर नहीं मंगवाना पड़ता। वो जो भी रेवेन्यू इंडिया से कलेक्ट करती, उसी रेवेन्यू से जूट, कॉटन, स्पाइसेस, इंडिगो खरीद लेती। तो फिर से ध्यान से सुनो। इट वॉज यूज टू फाइनेंस द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। कंपनी की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए भी ये हमारे ही पैसे को यूज़ कर रहे थे, उस पैसे को यूज़ कर रहे थे जो रेवेन्यू के फॉर्म में इन्होंने कलेक्ट किया। और बेटा इंग्लैंड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ओपन अप हो गई थी विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो उनका जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, उन्हें चाहिए था रॉ मटेरियल। तो वो रॉ मटेरियल भी इसी रेवेन्यू अमाउंट से ख़रीदा जाता था। रॉ मटेरियल्स फॉर इंग्लैंड्स ग्रोइंग इंडस्ट्री। इंग्लैंड में बढ़ रही इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल था, वो भी ख़रीदा जाता था रेवेन्यूज़ फ्रॉम बंगाल, उस रेवेन्यू से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से कलेक्ट करती थी। कंपनी बेटा एक भी पैसे को जनरल वेलफेयर के लिए खर्चा नहीं करती थी। वो व्यक्ति जो टैक्स दे रहा है, देखो आज हम इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें दे रही है, अच्छे रोड्स बना रही है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, ठीक है, नए नए हाईवेज़ बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, गरीबों के लिए हॉस्पिटल बन रहा है, यूनिवर्सिटीज़ बन रही है ना, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है। तो हमें टैक्स देना करता नहीं है। पर उस टाइम में जो रेवेन्यू पे करते थे, उनके वेलफेयर के लिए कंपनी कुछ भी खर्च नहीं करती थी। जो लैंड टैक्स था, वो मेन सोर्स था रेवेन्यू का कंपनी के लिए। देखो उस टाइम कौन सी टिस्को, TCS, विप्रो, IBM जैसी कंपनीज थी जो इंडिया में काम कर रही थी। ऐसा तो कुछ भी था ही नहीं, है ना, था ही नहीं। तो क्या करें, कहाँ से पैसा आए? तो पैसा आता था सिर्फ और सिर्फ लैंड टैक्स से, क्योंकि लैंड टैक्स मेन सोर्स था रेवेन्यू का कंपनी के लिए, है ना। जैसे मैंने टिस्को का नाम लिया, TCS का नाम लिया बेटा, विप्रो का नाम लिया, ये हमारी इंडियन कंपनी है, पर IBM इंडियन नहीं है। तो आपको मुझे लिख के बताना है, मतलब कमेंट सेक्शन में बताना है कि IBM किस कंट्री से बिलोंग करती है, ठीक है। क्योंकि मेजर सोर्स कंपनी के लिए लैंड रेवेन्यू हुआ करता था, इसीलिए ये इम्पेरेटिव हो जाता था कि रेगुलर और एफिशिएंट सिस्टम बने रेवेन्यू कलेक्शन का। क्योंकि कंपनी को तो पैसा रेगुलर चाहिए, रेगुलर उन्हें रॉ मटेरियल खरीदना है, होम चार्जेस पे करना है, मिलिट्री को मेंटेन करना है। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, इन्होंने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। वो सिस्टम था जिसके थ्रू ये रेवेन्यू कलेक्शन के जो राइट्स होते थे, इन्हें ऑक्शन कर देते थे। फिर से ध्यान से सुनो। वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर ऑफ बंगाल, इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ऑक्शनिंग द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया से रेवेन्यू कलेक्शन के जो राइट थे, उसे ऑक्शन कर दिया जाए। किसको? हाईएस्ट बिडर को। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। जैसे इन्होंने एक एरिया बना दिया बंगाल का लोअर एरिया, और क्या कहा गया कि इस बंगाल के लोअर एरिया से कितना टैक्स आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ए ने बोला मैं 5 लाख कर सकता हूँ, बी ने बोला मैं 2 लाख कर सकता हूँ, सी ने बोला 3 लाख। तो ए को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। आप ए को एक ड्यू डेट पे कंपनी को ला करके वो टैक्स के अमाउंट में 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बंगाल का जो लोअर एरिया है, वहाँ से ए 5 लाख रुपए कलेक्ट करके किसको दे देगा? कंपनी को दे देगा। कितने सालों के लिए फिक्स हो गया ये व्यक्ति? 5 सालों के लिए। ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये बहुत ही बड़ी फेलियर बना। जो नए ज़मींदार थे, उन्हें
जो नए ज़मींदार थे जिन्होंने आज तो भैया उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन राइट मिल गए, उन्होंने बोल दिया मैं 5 लाख रुपए लाके भी दे दूँगा, पर उन्हें पता नहीं था ना, वो अनश्योर थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें नेक्स्ट ईयर मिलेगा कि नहीं, नेक्स्ट ऑक्शन में हो सकता है ये किसी और को मिल जाए। तो उनका कोई परमानेंट इंटरेस्ट था ही नहीं कि ज़मीन को इम्प्रूव करना है, ये ज़मीन के इम्प्रूवमेंट के लिए कोई काम नहीं करते। जो पीजेंट्स थे उन्हें फ़ोर्स किया जाता था, भले ही उनकी कंडीशन कैसी भी हो, उनका क्रॉप प्रोडक्शन हुआ हो, नहीं हुआ हो, उनके घरों में किसी की डेथ हुई हो, किसी की मैरिज हुई हो, इससे ज़मींदार को कोई मतलब नहीं, उसे तो उसके रेवेन्यू टारगेट को अचीव करना रहता था। क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि नेक्स्ट ऑक्शन में रेवेन्यू कलेक्शन राइट उसे मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए वो लैंड को इम्प्रूव करने पे ध्यान ही नहीं देता था। उसे लगता था मैं आज लैंड इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दूँ, कुआँ बना दूँ, कैनाल्स बना दूँ, वेल बना दूँ, पॉन्ड्स बना दूँ, हो सकता है नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू कलेक्शन राइट किसी और व्यक्ति को मिल जाए, बी को मिल जाए या सी को मिल जाए, तो वो तो इसका फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए वो लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं करता था। तो ये तो बहुत ही बड़ा फेलियर निकला सिस्टम, जैसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ये हैं हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। बेटा अब हम पढ़ेंगे द परमानेंट सेटलमेंट। कब आया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? 1793 में आया। 1793 में आया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, और इसको डिवाइस करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसने बनाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया। तो बेटा लॉर्ड कॉर्नवालिस जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि भाई जो पुराना रेवेन्यू सिस्टम है उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लूप होल्स हैं, तो उन्हें तो हमें रिमूव करना ही पड़ेगा। और क्योंकि हमें कंपनी के एक्सपेंसेस तो कंटिन्यू हो ही रहे हैं, उनको फाइनेंस करने के लिए पैसा चाहिए, तो हमें पैसे का इनफ्लो भी कंटिन्यू बनाए रखना पड़ेगा। तो पुराने रेवेन्यू सिस्टम के डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि अब स्टेडी और स्टेबल इनफ्लो होगा रेवेन्यू का, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बंगाल के नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक सिस्टम लेके आए जिससे कहा गया परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ठीक, कोई बात? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसने बनाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया। ठीक है, जो कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ? बंगाल में। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ये जो सिस्टम था इसके दो स्पेशल फीचर थे। पहला फीचर था परमानेंट ऑनरशिप ऑफ लैंड और दूसरा था फिक्स्ड रेवेन्यू। तो पूछ सकती है मैम आपकी, राइट डाउन द टू स्पेशल फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ सिस्टम। तो क्या बोलोगे आप? परमानेंट ऑनरशिप एंड फिक्स्ड रेवेन्यू। अब बेटा ये जो पहला फीचर है परमानेंट ऑनरशिप ऑफ लैंड, इसका क्या मतलब है? तो जो ज़मींदार हुआ करते थे, जो कि कलेक्टर्स हुआ करते थे लैंड रेवेन्यू के, उन्हें परमानेंट लीगल ऑनर्स बना दिया उन ज़मीन का। ठीक है, जिस पे भी वो रेवेन्यू कलेक्ट करने जाएंगे अब वो उसके परमानेंट ऑनर बन गए हैं। द टैक्स कलेक्टर बिकम द लैंडलॉर्ड। टैक्स कलेक्टर क्या बन गया है? लैंडलॉर्ड बन गया है। देखो पहले क्या होता था, ज़मींदारी राइट ट्रांसफरेबल थे, है ना, ऑक्शन की जाती थी 5 सालों के लिए। तो ज़मींदार को ऐसा लगता था कि जो आने वाला टाइम है उसमें हो सकता है मैं रेवेन्यू कलेक्टर की तरह ना रहूं, तो वो लैंड इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं सोचता था। तो ये बात अब लॉर्ड कॉर्नवालिस को समझ में आ गई, इसलिए उन्होंने बोला कि अब हम ज़मींदार को परमानेंट ऑनरशिप दे देते हैं, किसकी? लैंड की। तो जो पहला फीचर है परमानेंट ऑनरशिप ऑफ लैंड, उसमें क्या हुआ, ज़मींदार जो कि रेवेन्यू कलेक्टर था अब परमानेंट ऑनर बन गया, लीगल ऑनर बन गया उस ज़मीन का जिस ज़मीन पे वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, टैक्स कलेक्टर क्या बन गया? लैंडलॉर्ड बन गया। किस सिस्टम में? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में। फिर जो ज़मींदार के ऑनरशिप राइट थे वो हेरिडेटरी हो गए। मतलब सपोज करो आज मैं हूँ रेवेन्यू कलेक्टर ज़मींदार, तो आने वाले टाइम में मेरा अपना बेटा ही ज़मींदार बनेगा, और उसे पूरी फ्रीडम दी गई टू सेल और मॉर्टगेज हिज लैंड। जितनी भी ज़मीन पे वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है, रेवेन्यू कलेक्ट करता है, उस ज़मीन पे उसके पूरे राइट है। वो चाहे तो उन ज़मीनों को बेच भी सकता है, चाहे तो उन्हें मॉर्टगेज भी रख सकता है। मॉर्टगेज का मतलब होता है गिरवी रखना। ठीक है, गिरवी का मतलब क्या होता है कि कई बार हम कोई लोन वोन लेने जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं ना हमें गारंटी दे दो, तो मॉर्टगेज मतलब वो शॉर्ट ऑफ गारंटी जो होती है, तो गिरवी भी रख सकता है। देन जो कल्टीवेटर्स थे, मतलब जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, अब वो क्या बन के रह गए बेटा? टीनेंट्स। क्योंकि ज़मींदार को तो क्या मिल गया? लैंड राइट्स। लैंड ओनरशिप किसके पास आ गई? ज़मींदार के पास आ गई। तो बेचारा जो कल्टीवेटर था, जो एक्चुअल में ऑनर था उस ज़मीन का, अब वो सिर्फ टीनेंट बन के रह गया है, किराएदार बन के रह गया है। किसका? ज़मींदार का। एंड लॉस देयर एंसेस्ट्रल राइट। वो ज़मीनें जो पुश्तों से वो कल्टीवेट करता आया था, अब उस ज़मीन पे उसका कोई राइट नहीं है, वो ज़मीन अब ज़मींदार की हो गई और वो
टीनेंट बन के रह गया है, किराएदार बन के रह गया है। They had to pay a rent to the जमींदार who could increase the rent as and when they wanted to। और बेटा अब हर किसान को, हर कल्टीवेटर को रेंट पे करना पड़ेगा उस ज़मीन के लिए जिस ज़मीन को उसे कल्टीवेट करना है। और जो भैया ज़मींदार होगा वो कभी भी रेंट को बढ़ा सकता है, जैसे ही उसकी इच्छा होगी, एज एंड दे वांट दे कैन इंक्रीज द रेंट अमाउंट। तो किसान तो सबसे बड़े दुख में थे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में, क्योंकि उनकी तो ज़मीन है, घर बैठे बैठाए किसकी हो गई थी, ज़मींदार की। ज़मींदार बहुत खुश था, क्योंकि एक तो ज़मींदारी राइट्स कैसे हो गए, एंसेस्टर मतलब सॉरी हेरिडेटरी हो गए। आज ज़मींदार है, कल ज़मींदार का बेटा होगा, परसों उस बेटे का बेटा होगा, तो वो तो बड़ा खुश था। सबसे दुखी किसान और सबसे सुखी ज़मींदार, किस में, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में। अब जो सेकंड फीचर है फिक्स्ड रेवेन्यू, उसका क्या मतलब है, तो जो लैंड रेवेन्यू है उसे फिक्स कर दिया गया परमानेंट बेसिस पे। कंपनी कुड नॉट मेक एनी फर्दर डिमांड्स ऑन द ज़मींदार। ज़मींदार बिल्कुल आश्वस्त रहता, क्योंकि कंपनी उससे कभी भी ज़्यादा रेवेन्यू की डिमांड नहीं करती। रेवेन्यू जो एक बार फिक्स किए जाते वही फिक्स रहते, परमानेंट बेसिस पे उन्होंने रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था। सेकेंड, जो ज़मींदार था उसे पे करना पड़ता था लैंड रेवेन्यू वंस अ ईयर, एक स्पेसिफिक डेट पे जो ज़मींदार होता था वो पूरा के पूरा रेवेन्यू ईयरली किसको जमा कर देता था, अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इफ ही फेल टू पे ऑन टाइम, अगर वो समय पे नहीं कर पाया, उस स्पेसिफिक डेट पे वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो उसकी ज़मीनों को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा और बेच दिया जाएगा। ठीक है बात। तो ज़मींदार को एक स्पेसिफिक डेट पे साल में एक बार पूरा के पूरा रेवेन्यू जिस पे डील तय हुई थी वो किसको देना होता था, अंग्रेजों को देना पड़ता था। अगर वो फेल हो जाए, टाइम पे ना दे पाए, तो उसकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी और बेच दी जाएंगी। ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल में, बिहार में और बाद में उड़ीसा तक ले जाया गया। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम शुरुआती दौर में कहाँ था, बंगाल बिहार में, बाद में से कहाँ भी ले जाया गया, उड़ीसा ले जाया गया, फिर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश भी गया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस भी गया। तो कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। एडवांटेज क्या थे, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे तो बहुत फ़ायदे थे, क्योंकि उससे फिक्स रेवेन्यू मिल जाता था फिक्स टाइम पे, साल पे एक बार ज़मींदार उस स्पेसिफिक डेट में जाके रेवेन्यू कंपनी को दे देता था। तो कंपनी को तो ये था कि भैया इस डेट को मुझे इतना पैसा मिलने वाला है, भले ही कोई नेचुरल कैलामिटी क्यों ना आई हो। कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकती है, जैसे फ्लड हो सकता है, ड्रॉट हो सकती है, सुनामी हो सकती है, पर सुनामी खैर कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश में ही आएगी, बाकी बंगाल में भी थोड़ा बहुत हार्म कर सकती है। कुछ भी आया हो, एक्सेसिव रेनफॉल हुई है, लेस रेनफॉल हुई है, ड्रॉट हो, फ्लड हो, नेचुरल कैलामिटीज़ में भी फिक्स टाइम को फिक्स रेवेन्यू दे दिया जाता था कंपनी को, क्योंकि जो ज़मींदार था वो बहुत क्रूअल हो गया था। वो उसे पता था कि अगर मैंने इन किसानों पे अत्याचार नहीं किया, मुझे रेवेन्यू नहीं मिला, तो हो सकता है मेरे ज़मींदारी राइट छिन जाए। तो वो बेचारा इसी डर में बहुत उल्टे उल्टे काम किया करता था, किसानों को बहुत परेशान करता था। और जो कलेक्शन था रेवेन्यू का बहुत ही सिंपल था, चीपर भी था। जो ज़मींदार थे, द ज़मींदार रिप्लेस्ड हंड्रेड्स ऑफ पेड टैक्स ऑफिशियल्स। जो पुराने सिस्टम में, ब्रिटिशर्स का जो पुराना सिस्टम था उसमें बहुत सारे टैक्स कलेक्शन ऑफिसर्स थे, हंड्रेड्स ऑफ पेड टैक्स कलेक्शन ऑफिसर थे। पर अब तो अंग्रेजों को चिंता ही नहीं कि इतने सारे ऑफिसर्स को अलग अलग पे करना पड़ेगा, एक ज़मींदार है और वो सबसे रेवेन्यू कलेक्ट कर लेगा। तो ब्रिटिशर्स को इस बात की चिंता ही नहीं कि कैसे रेवेन्यू कलेक्ट होगा। जो ब्रिटिश थे उन्हें सपोर्ट मिला, लॉयल्टी मिली, है ना, किसकी, पावरफुल और प्रिविलेज क्लास ऑफ ज़मींदार। अब जो ज़मींदार थे बहुत ही पावरफुल और प्रिविलेज क्लास बन गए थे, उनकी लॉयल्टी किसको मिल गई बेटा, अंग्रेज को मिल गई। अंग्रेज इतना आश्वस्त, मतलब इतना फ्री हो गए थे इनके सपोर्ट से कि उनका डर ही खत्म हो गया था कि भाई अब क्या होगा, पीसेंट रिवोल्ट हुआ तो क्या होगा। उन्हें पता था कि अभी जो नई क्लास है ज़मींदारों की, ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल कर ही लेगी। जो परमानेंट ओनर थे लैंड के, ज़मींदार, उन्होंने बहुत सारी स्टेप्स ली टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, हुज बेनिफिट्स दे वुड एंजॉय, जिसका बेनिफिट उन्हें खुद ही मिलने वाला था। लैंड इंप्रूवमेंट पे इन्होंने काम किया, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो, इसके ऊपर काम किया। अब हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे कि नुकसान क्या थे, हानियाँ क्या थी। तो जो कल्टीवेटर्स थे वो ज़मींदार की मर्जी पर थे, दया भाव पे थे ज़मींदार के, जो हमेशा किसानों को एक्सप्लॉइट करता, उनका शोषण करता, उनके ऊपर अत्याचार करता। एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण, ऑप्रेस्ड मतलब
अत्याचार अत्याचार होता, उनका शोषण होता, जो इंक्रीज रेंट होते, अगर कोई किसान रेंट नहीं दे पाता तो उसे एविक्ट कर दिया जाता, उसे उसकी ज़मीन से निकाल दिया जाता। जब वो हाई रेंट को पे नहीं कर पाते, रेंट तो बहुत ही हाई मार्जिन पे सेट हो गए, अब अगर कोई किसान उन रेंट को पे नहीं कर पाएगा तो बस उसे उसकी ज़मीन से एविक्ट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इसकी वजह से वाइड स्प्रेड पॉवर्टी आ गई, मिजरी आ गई, कल्टीवेटर्स की जो किसान थे बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गए, और वाइड स्प्रेड पे पॉवर्टी मतलब गरीबी फैलने लग गई। जो रेवेन्यू थे वो फिक्स कर दिए जो जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, वुड नॉट गेट अ शेयर ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स फ्रॉम द लैंड। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोल दिया कि हमें 500 रुपये साल भर का चाहिए, तो ज़मींदार उन्हें 500 ही रुपये देगा, पर हो सकता है ज़मींदार का रियलाइजेशन 700 रुपये या 1000 रुपये हुआ हो, क्योंकि जब इंक्रीज प्रोडक्शन होता है तो सारा फ़ायदा कौन रखेगा? ज़मींदार। जो सिस्टम था इससे एक नई क्लास बन गई, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स की। ये जो ज़मींदार होते थे ये सिटीज़ में रहना पसंद करने लगे, टाउन्स में इन्होंने अपने बड़े बड़े घर ले लिए, है ना, और जो अपनी ज़मीनें थी वो हाई रेट्स पे लोगों को उस पे दे दी, किराए पे दे दी। ये जो टीनेंट्स थे इन टर्न सबलेटेड टू अदर टीनेंट्स, और ये जो बड़े बड़े टीनेंट्स थे ये छोटे टीनेंट्स को अपनी ज़मीनें दे दिए रहते थे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता था। जैसे मैं बहुत बड़ी ज़मींदार हूँ तो मैंने एक्स को बोला कि भाई अब मैं शहर में रहूँगी, चलो ये ज़मीन तुम कल्टीवेट करना है। एक्स ने फिर 5 लोगों को बांट दी, 3 लोगों को बांट दी वो ज़मीन कि भाई इस ज़मीन पे तुम कल्टीवेशन करो। अब ये लोग इस ज़मीन के ऊपर कल्टीवेशन करेंगे, तो ये सिस्टम कंटिन्यू चलता रहा। एज दिस प्रोसेस कंटिन्यू, जब प्रोसेस कैसे से कंटिन्यू हुई तो रेट इंक्रीज होते गए, है ना, विथ ईच सक्सेसिव लेयर। हर लेयर में जैसे कि मैंने एक्स ने बोला वाई को कि तुम मुझे 500 रुपये किराया देना और इस ज़मीन पे कल्टीवेशन करो, तो वाई एक्स को कितना देगा? 500 रुपये। वाई ने बोला कि तुम जो 4 लोगों को उसने बोला आप लोग मुझे 200 रुपये देना, है ना, और आप इस ज़मीन के ऊपर कल्टी कर लो। तो एक्चुअल में वाई का कलेक्शन है 800 और एक्स का कलेक्शन है वाई 100, पर ये इस तरीके से हर लेयर में रेंट बढ़ता ही गया, और जो एंटायर बर्डन था ये एनहेंस रेट्स का वो एक्चुअल कल्टीवेटर लास्ट टीनेंट के ऊपर ही आता था। और बेटा ये जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स होते थे इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया लैंड को इम्प्रूव करने में, है ना, बहुत ही कम थोड़ा बहुत ध्यान देते थे ये लैंड कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। इसके बजाय ऑन द कंट्री ये अमाउंट को इन्वेस्ट करते थे ट्रेड में, बैंकिंग में, इवन पर्सनल लग्जरीज को एंजॉय करने में। इन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत लाविश बना लिया था, पर्सनल लग्जरी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। ये ज़मींदार जो थे इनको अगर फ़ायदा भी होता तो ये खुद के लिए सोचते, ना कि किसानों के लिए और ना ही ज़मीन के लिए। Student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. बीच में डिस्टर्बेंस किसकी वजह से हुआ है? लॉर्ड गणेशा की वजह से हुआ है, क्योंकि हमारे घर के आसपास दोनों तरफ क्या है, पांडाल बने हुए हैं बड़े बड़े।